नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने ही लोगों पर बॉम्बिंग कर दी। मतलब शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपने ही लोगों पर इतना ज़्यादा जुर्म करता हो, लेकिन पाकिस्तान की बात अलग है। और इसी का कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए भारत ने बड़ा प्रहार किया है यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। आप देख सकते हो खबर, इफ डन बॉम्बिंग योर ओन कंट्री, इंडिया रिप्स इनटू पाकिस्तान एट यूएन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, भारत ने ऐसा क्यों बोला है और क्या क्या चीजें रखी गई हैं, क्या क्या तर्क रखा गया है भारत के द्वारा, इसका इंप्लीकेशंस क्या है, पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर आ सकता है ये जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है 24 जहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ कोई भी साल का बैच लेना चाहते हो, 2026 हो, 27 हो, 28 हो, आप ले सकते हैं। एंड इन सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ओकेशन क्या था। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 60th सेशन था ये, और यहां पर था एजेंडा आइटम 4, मतलब जो जनरल ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है अलग अलग देशों पर, उसके ऊपर कमेंट किया जाता है अलग अलग देशों के द्वारा। तो क्या है कि भारत की तरफ से क्षितिज त्यागी, जो कि काउंसलर एट परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूएन है, उनकी तरफ से भारत की बातें रखी गई। और क्या था कि रिसेंटली पाकिस्तान ने भारत के ह्यूमन राइट्स को लेकर काफी सारे सवाल उठाए। भारत के ह्यूमन राइट्स को लेकर कहा कि भारत में काफ़ी वॉयलेशंस होता है, ये होता है, वो होता है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए भारत ने बड़ा पलटवार किया है। और रिसेंटली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो इंसिडेंट हुआ, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल रखा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुआ क्या था। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा, पाकिस्तान का ये जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ये प्रोविंस आप देख रहे हो खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी कैपिटल है पेशावर। पेशावर के अगर आप वेस्टर्न साइड में जाओगे ना, जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है, अगेन यहां पर आप देख सकते हैं इस वाले मैप में, यहां पर आपको जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसके जस्ट नजदीक तीरा वैली देखने को मिलेगा। और इस तीरा वैली में एक गांव है मात्रे दारा गांव। और बताया जाता है कि अभी जस्ट 2-3 दिन पहले रात में लगभग 2 बजे, मतलब लोगों को शायद भागने का भी मौका ना मिले, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लोग सो रहे थे आराम से अपना चैन से। तो क्या है कि रात के 2 बजे यहां पर उन्होंने अपना खुद का ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। मतलब भारत ने भी, आपको याद होगा, एकदम मिडनाइट में किया था, 2-2:30 बजे करीब, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। तो वही चीज पाकिस्तान ने अपने ही लोगों पर कर दिया। और रिपोर्ट जहां तक सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि करीब, किसी जगह लिखा हुआ है 20 सिविलियंस की मृत्यु हुई है, कहीं पर 30 लिखा हुआ है। खैर जो भी है, करीब करीब 25 से 30 सिविलियंस की मृत्यु हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। और देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि पाकिस्तान ये जस्टिफिकेशन दे रहा है कि यहां पर जो मिलिटेंट्स हैं उनके पास खुद का एक्सप्लोसिव रखा हुआ था, मे भी शायद उसकी वजह से ये एक्सप्लोड हो गया होगा। क्या है कि जो लोकल विटनेस हैं और जो लॉ मेकर्स हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान का जो एयरफोर्स जेट है, जो चाइना से लिया हुआ है JF-17, उन्होंने चाइनीज बॉम्ब LS-6 प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब होता है, वो करीब इस्तेमाल किया, करीब 8 के आसपास बताया जा रहा है, अपने ही लोगों के ऊपर। लेकिन जैसे ये बैकलैश हुआ कि सिविलियंस की मृत्यु हुई है, तो यहां पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कह दिया हमने ऐसा किया ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान का नेचर तो आप सब जानते ही हैं कि मतलब क्या होता है। मतलब आप समझिए कि भारत ने इतना प्रहार किया ऑपरेशन सिंदूर में, इतनी हालत खराब की, मतलब सब कुछ एक साइड कर दिया उन्होंने, और बार बार वो 6-0 और इस तरह का पूरा नाटक चल रहा है। तो पाकिस्तान बेसिकली ये नैरेटिव प्ले करने की कोशिश करता है, जानबूझकर दिखाता है कि देखो हम ठीक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेम यही चीज आपको इस वाले इंसिडेंट में भी देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ने यह कह दिया कि जो मिलिटेंट्स थे उनके पास खुद एक्सप्लोसिव था, और वो अपने आप डिटोनेट हो गया, जिसकी वजह से ये हादसा देखने को मिला है। और रिएक्शन अगर आप देखोगे पाकिस्तान में, वहां की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने डिमांड किया इंडिपेंडेंट प्रोब की, फ्यूनरल्स और लोकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मान लो लोकल जो लोग हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एयरफोर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बॉम्बिंग क्यों की गई है, हमारे लोगों पर क्यों यहाँ पर बॉम्ब बरसाए गए हैं। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं भारत ने किया यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और 4-5 चीजों पर फोकस किया। सबसे पहले तो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगाया दैट पाकिस्तान वाज सो बिजी बॉम्बिंग इट्स ओन पीपल
कि वो अपना जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने के बजाय हमें यहां पर ह्यूमन राइट्स को लेकर लेक्चर दे रहा है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को मार रहा है और दूसरी तरफ हमें लेक्चर दे रहा है रादर देन फिक्सिंग देयर ओन प्रॉब्लम। फिर दूसरा यहां पर टेररिज्म को लेकर भारत ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है। यहां पर बहुत सारे जो यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट हैं, आप सब जानते हैं, हाफिज सईद से लेकर जितने भी आप समझिए, वो आपको पाकिस्तान में खुलेआम देखने को मिलेंगे। तो भारत ने इसको हाईलाइट किया। तीसरा, यहां पर हमने गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स का भी इशू उठाया कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि जिस तरह से वहां पर परसिक्यूशन किया जाता है, यहां पर जो मिलिट्री डोमिनेंस है पॉलिटिक्स में, आप सब जानती हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है अल्टीमेटली उनके पास कोई पावर नहीं है फॉरेन पॉलिसी को लेकर। स्पेशली यहां पर आर्मी चीफ जो कहता है वही होता है एक प्रकार से। इसके साथ साथ वहां की इकोनॉमी जो है वो लाइफ सपोर्ट पर चल रही है, ये भारत ने हाईलाइट किया। और माइनॉरिटीज को लगातार प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ता है, कोई भी अगर डिसेंट करता है तो उनको यहां पर मारने की कोशिश की जाती है। तो ये ह्यूमन राइट्स का सवाल भारत ने अपनी तरफ से उठाया। दूसरा, कश्मीर को लेकर भी भारत ने कहा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार वही लाप रखता रहता है, दैट इज कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। तो भारत ने डिमांड किया कि पहले तो पाकिस्तान को जो भारत की टेरिटरी ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान, उसको वेकेट करना चाहिए। लीगल तरीके से आपने ऑक्यूपाई कर रखा है वो छोड़ो। और साथ ही साथ यूएनएचआरसी का जो प्रोसेस है उसको लेकर भी भारत ने क्रिटिसाइज किया। भारत ने कहा कि देखो, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल फोरम को मिसयूज करता है अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में यहां पर वो प्रोपेगेंडा फैलाता है, लेकिन हमें उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। सारे देशों को मिलकर इसको कंडेम करना चाहिए कि कोई एक देश अपने ही लोगों पर बॉम्बिंग कैसे कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के भी खिलाफ है, क्योंकि यहां पर साफ साफ डिस्टिंक्शन किया गया है कि आप सिविलियंस को टारगेट नहीं करोगे। देखो, पाकिस्तान कहता है कि वहां पर आतंकवादी हैं, टीटीपी आपने सुना होगा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि अल्टीमेटली उनका कहना है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान है उन्हीं का ही ब्रांच है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान कहता है कि हम उनसे फाइट कर रहे हैं। आप जिससे भी फाइट करो, जो भी करो, कम से कम सिविलियंस की जानें नहीं जानी चाहिए। और प्रोपोर्शनैलिटी की भी बात कही गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 30 लोग मारे गए हैं, अब 30 में से हो सकता है कि मान लो 10 यहाँ पर मिलिटेंट्स हों, तो 10 लोग मारे गए, लेकिन अल्टीमेटली 20 सिविलियंस भी तो मारे गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिविलियन लॉसेज मस्ट नॉट आउटवे मिलिट्री एडवांटेज। जो स्टेट्स हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए जो सिविलियन हार्म है। तो पॉसिबल ब्रीच क्या हो सकता है? अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने डेलिबरेटली सिविलियन होम्स को स्ट्रक किया है तो ये बहुत बड़ा सीरियस वॉयलेशन है और पॉसिबली एक वॉर क्राइम के अंदर भी आना चाहिए। और अगर जो मिलिटेंट्स हैं, अगर मान लो वो एक्सप्लोसिव रख भी रखे थे रेसिडेंशियल एरियाज में, तो भी पाकिस्तान को एक प्रकार से प्रिकॉशन लेना चाहिए था कि आप सिविलियंस को ना हार्म करो। अगर आप बॉम्बिंग कर रहे हो तो आपका स्पेसिफिक टारगेट होना चाहिए। जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया कि, और हमने एक्सप्लेन भी किया, हमारे जो एयरफोर्स है उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि क्यों आखिरकार हमने रात का ही वो समय चुना था 2 बजे के आसपास, क्योंकि हमें पता था कि सुबह, क्योंकि वैसे तो परफेक्ट टाइम अगर आप देखो तो सुबह 5-6 बजे हो जाता है। 5 बजे के आसपास जब थोड़ा सा रोशनी हो जाती है तो आसानी होता वहाँ पर स्ट्राइक करने में। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि वो नमाज का समय हो जाता है, अजान का समय, सॉरी। तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर उन्होंने 2 बजे का समय चुना जब सब लोग सो रहे हो, सिविलियंस को हार्म ना हो, स्पेशली जो टेररिस्ट हैं वो मारे जाए यहाँ पर। तो भारत ने वो करके दिखाया, लेकिन पाकिस्तान अपने ही लोगों के ऊपर जो है बॉम्बिंग कर देता है। तो इसका डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है? देखो, भारत की स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान ने जो आरोप लगाया उसी के ऊपर पलटवार करो, और पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स फेलियर है उसको इंटरनेशनलाइज करना है हमें, और भारत की जो डोमेस्टिक इमेज है कि टेररिज्म के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसको और स्ट्रेंथन करना है। और पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि उसको जो डोमेस्टिक एंगर झेलना पड़ रहा है, और पाकिस्तान में लोग काफ़ी खफा हैं कि अपने ही लोग मारे गए हैं वहाँ पर। और साथ ही साथ जो अभी तालिबान इंसर्जेंसी खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है उससे वो कैसे फाइट करेगा। दूसरी तरफ नीचे जो है, अगर आप देखो, बलूचिस्तान का मामला चल ही रहा है। तो ग्लोबल फोरम में स्क्रूटनी बढ़ सकती है पाकिस्तान की, और रीजनल रिस्क भी हो सकता है। मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो रेटोरिक है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मांग उठ रही है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आई विटनेस है जिन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की हमारे ऊपर, लेकिन जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो डिनाई कर रही है। तो यहाँ पर ट्रूथ के लिए जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो म्यूनिशंस हैं, म्यूनिशन फ्रेगमेंट एनालिसिस किया जा सकता है, इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग की जो टीम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल वो भेज सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ें इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेट नहीं की गई हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है। देखो,
अब देखना होगा कि पाकिस्तान का ऑफिशियल लाइन क्या होता है। क्या वहाँ की जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, गवर्नमेंट है, वो एक्नॉलेज करती है या फिर एविडेंस प्रोवाइड करती है डिनाई करने के लिए। इंडिपेंडेंट प्रूफ जो है क्या वहाँ पर भेजा जाता है, और साथ ही साथ सैटेलाइट डेटा, जियो लोकेशन, वीडियो फोरेंसिक, ये सब चीज़ें कंफर्म कर सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो अलाउ करता है कि नहीं। तो ये सब कुछ आपको अभी देखने को मिलेगा। आई होप कि भारत का जो जवाब था, भारत ने किस स्तर पर ये चीज़ें कही, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर दिया, कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों इस नवरात्रि एक शुभ शुरुआत करिए अपने आईएएस जर्नी की। स्टडी आईक्यू आईएएस लेकर आया है नवरात्रि सेल, जो कि वैलिड है सिर्फ 24 सितंबर तक। बैचेस फॉर यूपीएससी 2027 एंड 2028 हैव जस्ट स्टार्टेड, जिसमें आपको मिलता है 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, पीआरपी एमआरपी जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट। अर्ली ज्वाइनर्स को मिलेगा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप। बैच को ज्वाइन करने के लिए स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2027 या 2028। कोड यूज करिए अंकित लाइव, ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 09240023 स्मार्ट एस्पिरेंट्स टाइमिंग को समझते हैं। आज का डिसीजन कल के आईएएस आईपीएस की पहली जीत है। थैंक यू। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।